पिछले कुछ समय से अक्षत के मन में अपनी मम्मी को लेकर नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। उसे खुद को लेकर मम्मी से कोई शिकायत नहीं थी। उसकी मम्मी का व्यवहार उसके दादाजी के प्रति बहुत ही खराब था। अक्सर मम्मी दादाजी को बिना बात अपमानित ही नहीं करती बल्कि अकेले में पापा के सामने भी दादाजी की बुराई करती रहती थी। उस दिन तो मम्मी ने हद ही कर दी थी जब नाना जी के सामने उन्होंने दादाजी का अपमान किया तो दादाजी को अच्छा नहीं लगा और वे चुपचाप बिना नाश्ता किए टेबल से उठ गए। दादाजी का नाराज़ होना भी गलत नहीं था। बात तो बस इतनी सी थी कि दादाजी ने सिर्फ मम्मी को इतना कहा कि अर्चना, लगता है आज तुमने भूल से उपमा में नमक 2 बार डाल दिया। दादाजी का इतना बोलना था कि मम्मी गुस्से में उबल पड़ी। बाबूजी, अब बुढ़ापे में आपका यही काम रह गया है कि आप सारे समय मेरे काम में गलतियां ढूंढें। ये तो नहीं कि जो कुछ मिला खा लिया करें। मम्मी के इस तरह चिल्लाने से दादाजी ही नहीं बल्कि टेबल पर बैठे सभी लोग चौंक गए थे। मम्मी की बात पर अक्षत को बहुत ही गुस्सा आया था। उसका मन किया कि वो भी दादाजी के साथ टेबल से उठ जाए, पर मम्मी की बड़ी बड़ी लाल आंखें देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने पापा की ओर देखा। वे चुपचाप नाश्ता करते रहे। उसे पापा पर भी बहुत ही गुस्सा आया था। वे मम्मी के इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें डांटते क्यों नहीं, उनसे इतना डरते क्यों हैं। नाना जी ने कहा, बेटी, तुमको अपने ससुर जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इस पर मम्मी अपना ही रोना रोने लगी और अपनी सफाई में झूठ बोलने लगी। मम्मी की बात सुनकर अक्षत हैरान हो रहा था। मम्मी उसे तो कहती हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर खुद ही कितना झूठ बोल रही थी। वे दादाजी का कौन सा ध्यान रखती हैं। उन्हें अपनी शॉपिंग, किटी पार्टीज और फ़ोन से फुर्सत मिले तो वे दादाजी का कोई काम करें। अक्षत को समझ में नहीं आता कि उसकी मम्मी दादाजी से बेवजह इतनी नाराज़ क्यों रहती हैं। एक दिन उसने दादाजी से पूछा भी कि जब मम्मी उनका अपमान करती हैं तो वे उनके साथ क्यों रहते हैं, वापस गांव क्यों नहीं लौट जाते। तो दादाजी ने उसको बताया कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी में लगा दी। जो थोड़ी बहुत रकम बची थी वो दादी जी की बीमारी में लग गई। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है कि वे अलग रहकर अपना गुजारा कर सकें। बस गांव में उनका एक छोटा सा घर है जिसको वे अपने जीते जी नहीं बेचना चाहते थे। मम्मी पापा रोज़ उन पर दबाव डालते हैं कि वे अपना गांव का घर बेच दें। जो रुपए आए उससे वे लोग शहर में अपना बड़ा सा घर खरीद लें। दादाजी इसके लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए मम्मी पापा उनसे हर वक्त नाराज़ रहते हैं। अक्षत को ये सब अच्छा नहीं लगा। यही सब सोचते सोचते अक्षत की आंख लग गई। वो गहरी नींद में सो रहा था कि उसके दोस्त अभिनव ने उसे झंझोड़ते हुए उठा दिया। अरे अक्षत, इस समय दिन में कैसे सो रहे हो? चलो मेरे घर चलो। मेरे दादाजी मेरे लिए एक सुंदर सी गिफ्ट लेकर आए हैं। अभिनव के उठाने पर अक्षत तैयार होकर उसके साथ उसके घर चला गया। अभिनव उसके पड़ोस में ही रहता था और दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। अभिनव ने उसे अपनी साइकिल दिखाई और अपने दादाजी से मिलाने घर के अंदर भी ले गया। अक्षत ने देखा अभिनव की मम्मी के साथ खाने की टेबल पर एक बुजुर्ग बैठे थे। अक्षत भी उन लोगों के साथ खाना खाने बैठ ही गया। अक्षत देख रहा था कि अभिनव की मम्मी
बहुत ही प्यार से उसके दादाजी को एक एक चीज़ के लिए पूछ रही थी। तभी अक्षत को अपनी मम्मी याद आ गई। वे तो कभी भी उसके दादाजी को इतने प्यार से नहीं खिलाती हैं। वे जो भी चीज़ बनाती हैं सबसे पहले पापा को परोसती हैं, फिर उसे, और सबसे आखिर में दादाजी की प्लेट में बहुत ही बेमन से डालती हैं। अक्षत के नाना ने पूछा, अक्षत बेटा, मैं 3-4 दिनों से तुमको देख रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की किताब होते हुए भी तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? अक्षत पहले तो कुछ देर तक चुप रहा, पर उनके बार बार पूछने पर बोला, नाना जी, मम्मी हर वक्त दादाजी का इतना अपमान क्यों करती हैं? मैंने आज अभिनव के मम्मी पापा को देखा। वे तो उसके दादाजी की इतनी इज्जत करते हैं, फिर भी मेरी मम्मी ऐसी क्यों है? आप तो उनके पापा हैं, आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? नाना जी ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओह, लगता है तुम्हें अपने दादाजी से बहुत प्यार है। सच कहूँ बेटा, तुम्हारी मम्मी का बर्ताव मुझे भी पसंद नहीं, पर उसको समझाना इतना आसान नहीं है। तुम घबराओ नहीं, मैं अपने तरीके से उसको सबक सिखाऊंगा। नाना जी की बात सुनकर उसे काफ़ी तसल्ली मिल गई थी। नाना जी 10 दिनों का प्रोग्राम बनाकर आए हुए थे, पर 5-7 दिनों बाद ही उन्होंने वापस जाने का मन बना लिया। दामाद बेटी और अक्षत ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने ज़रूरी काम का बहाना बनाकर उनकी बात अनसुनी कर दी। जाते जाते वे अपनी बेटी और अक्षत को क्रिसमस की छुट्टियों में दिल्ली आने का न्योता दे गए थे। हालांकि अक्षत के मम्मी पापा क्रिसमस की छुट्टी में गोवा जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, पर नाना जी के बहुत आग्रह करने पर उसकी मम्मी ने कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया था। अक्षत को लेकर अर्चना जब अपने मायके गई तो उसे अपने घर का माहौल काफ़ी बदला हुआ सा लग रहा था। एक तो अपनी माँ की मृत्यु के बाद वो पहली बार अपने मायके गई थी, इसीलिए भी उनकी अनुपस्थिति में घर उसे बहुत सूना सा लग रहा था। बाऊजी भी बहुत उदास लग रहे थे। अर्चना सोचने लगी, 2 महीने पहले जब बाऊजी उससे मिलने गए थे तब तो इतने बुझे बुझे से नहीं रहते थे। उसने बाऊजी से पूछा भी तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि रिटायरमेंट के बाद अकेले बैठे समय काटना उनके लिए बहुत दुश्वार हो जाता है। बेटे बहू सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। दोनों भाइयों ने अपने दोनों बड़े बच्चों को हॉस्टल भेज दिया था। घर में दोनों के 2 छोटे बच्चे रह गए थे। वे भी दिन भर अपने स्कूल ट्यूशन में बिजी रहते थे। शाम को खेलने चले जाते हैं। रात को भी उनके पास केवल टीवी पर अपनी पसंद का कार्टून चैनल देखने को होता है। उस समय भी अगर वे अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम देखते होते और उन्हें रिमोट पकड़ाने में 2-4 मिनट की ही देरी हो जाती है तो चिल्ला चिल्ला कर अपनी मम्मियों को बुला लेते हैं। बाऊजी, आप बच्चों को प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें रुलाया तो मत कीजिए। आप तो दिन भर टीवी देखते ही हैं। जब बच्चों का देखने का समय होता है तो भी आप बीच में उनको डिस्टर्ब क्यों करते हैं? अर्चना ने देखा इस बार उनके भाइयों के रवैयों में भी बहुत ही परिवर्तन हो गया था। रिटायरमेंट के पहले वे बाऊजी का जितना मान सम्मान करते थे वो सब तो समाप्त ही हो गया था। अब तो वे बात बात में बाऊजी का अपमान करने में भी नहीं चूकते थे। उस दिन भी खाने की मेज पर जब सब एक साथ बैठे थे तो बाऊजी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खाना खाते समय निवाला उनके मुंह में न जाकर उनके कपड़ों पर गिर गया तो
बड़े भैया का कितना मूड खराब हो गया था। वे चिल्लाते हुए बोले, अमिता, बाबूजी को तुम अलग मेज पर बैठाकर खाना क्यों नहीं खिलाती? बार बार उनके मुंह से खाना गिरता रहता है। अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है। बस दूसरे ही दिन से बाबूजी को परिवार के सारे सदस्यों के साथ बैठने का जो एक मौका मिलता था वो भी बंद हो गया था। बाबूजी अपने ही कमरे में कैद से हो गए थे। बाबूजी पर हो रहे अन्यायों को देखते हुए भी अर्चना कुछ नहीं कर पा रही थी। उस दिन तो उन लोगों ने हद ही कर दी, जब उसके जाने के 2 दिन पहले उसके दोनों भाई भाभी ने उसे अलग कमरे में बुलाकर बाबूजी की शिकायतों का एक लंबा चौड़ा पुलिंदा उसके सामने खोल दिया था। बड़े भैया कह रहे थे कि बाबूजी अपनी 2 लाख की एफडी को तुड़वाकर उससे मिलने वाला पैसा हम लोगों में क्यों नहीं बांट देते। उन्होंने जब उसे बताया कि वे बाबूजी को ओल्ड विपुल होम वृद्धाश्रम में रखने का मन बना रहे हैं तो उनकी बात सुनते ही वो गुस्से से तिलमिला उठी। तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अपने 2 बेटों और बेटी होने के बाद भी बाबूजी को इस उम्र में वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। अक्षत पास ही बैठा था। जब उसने अपने मामा और मम्मी के बीच बहस होते देखी तो उनकी बातें सुन वो बहुत भोलेपन से पूछ बैठा, मम्मी, ये ओल्ड पीपल होम क्या होता है? अब क्या नाना जी वहीं रहेंगे? क्या मैं भी उनके साथ जा सकता हूँ? अर्चना ने उसे डांटते हुए कहा, जब बड़े बात करते हों तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम जाओ, बाहर जाकर खेलो। अक्षत के जाने के बाद उसने अपने भाइयों और भाभियों से कहा, जब से मैं यहाँ आई हूँ बाबूजी के प्रति आप लोगों के व्यवहार को देखकर बहुत दुखी और हैरान हूँ कि बाबूजी के 3 बच्चों के होते हुए भी उन्हें अपने बुढ़ापे में वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़े। इससे अधिक शर्म की बात और क्या होगी। आप चिंता ना करें बाबूजी, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। पर हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि वाह भैया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों से हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनको अपने जीवन आखिरी समय में हम इस तरह जलील और अपमानित क्यों करें। मैं परसों जा रही हूँ। बाबूजी का टिकट हम लोगों के साथ ही बनवा दीजिएगा। मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। कहती हुई वो गुस्से से बाहर निकल गई। रात को खाना खाने के बाद उसने जब अकेले में इस विषय पर बाबूजी से चर्चा की तो कुछ देर सोचने के बाद वे बोले, बेटी, तुमने अभी जो कुछ भी मुझे बताया वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आज तो कमोवेश सभी जगह हम वृद्धों की ऐसी ही स्थिति है। ऐसे कुछ ही मिलेंगे जिन्हें इस अवस्था में अपने बच्चों से अपेक्षित मान सम्मान मिलता है। आज के युग में ये हमारी नियति ही बन गई है कि हम अपनी शारीरिक वेदनाओं को भोगने के साथ साथ अपनी मानसिक परेशानियों को भी मूक भाव से झेलते हैं। तुमने तो इन लोगों द्वारा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात शायद ये सोचकर मुझसे छिपाई कि मुझे इस बात से गहरा सदमा लगेगा। पर आज दोपहर में ही अक्षत मुझे तुम लोगों के बीच हो रही बातचीत के विषय में बताया। पूछ रहा था, नाना जी, वृद्धाश्रम क्या होता है? मामा मामी आपको वहाँ भेजने की बात कर रहे थे तो मम्मी उनसे झगड़ा क्यों कर रही थी? मैंने पहले तो उसके प्रश्न को टालना चाहा, पर जब वो बार बार मुझसे पूछता रहा तो मुझे समझाना पड़ा कि जब बच्चों के दिलों और घरों में बड़ों के लिए जगह कम पड़ने लगती है तो उन्हें अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजना पड़ता है। जानती हो, मेरी बात सुनकर उसने मुझसे क्या कहा? तब तो नाना जी, आप अपने साथ मेरे दादाजी को भी क्यों नहीं ले जाते? मेरे मम्मी भी
सारे समय पापा से कहती रहती हैं कि जब से दादाजी आए हैं उनकी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है और घर छोटा पड़ने लगा है। दादाजी का भी घर में मन नहीं लगता। आप दोनों साथ रहेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। अपने बाबूजी की बात सुनकर अर्चना ने शर्म से सर झुका लिया। तभी बाबूजी ने कहा, बेटी, छोटे बच्चे कितने संवेदनशील होते हैं। वे कितनी जल्दी अपने ढंग से समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। बाबूजी की बात सुनकर अर्चना कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोली, बाबूजी, पर मैंने सोच लिया है कि आप मेरे साथ ही चलेंगे। इन लोगों के पास मैं आपको और जलील नहीं होने दूंगी। इन लोगों के पास भले ही आपके लिए जगह नहीं है, पर मेरे घर में आप आराम से रह सकते हैं। अक्षत के साथ उसका रूम शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि आप इन लोगों की बातों में आकर अपनी एफडी बिल्कुल नहीं तुड़वाइएगा। ये लोग आपसे आपके बुढ़ापे का एकमात्र सुरक्षा कवच भी छीन लेना चाहते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ आई। अर्चना के कंधे पर हाथ रखते हुए बाबूजी ने कहा, चलो, मुझे इतनी तसल्ली तो मिली कि इस बुढ़ापे में मेरे बेटे नहीं तो बेटी मुझे अपने साथ रखने को तैयार है। पर सोचो, उन अभिभावकों की क्या स्थिति होती होगी जिनका दुख बांटने के लिए उनकी बेटियां नहीं होती। बुरा मत मानना, पर एक बात कहूँ, आज मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुमसे मेरा खून का रिश्ता है। इसीलिए तुम्हें आज मुझसे इतनी हमदर्दी हो रही है कि तुम मेरे लिए सब कष्ट उठाने को तैयार हो। पर क्या कभी तुमने इतनी सहृदयता से अपने ससुर जी के विषय में भी सोचने की कोशिश की है? मैं अभी कुछ समय पहले ही तुम्हारे यहाँ जाकर आया हूँ। सच बताना, तुम्हारा अपने ससुर जी के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार नहीं है जो कि तुम्हारे भाई भाभीयों का मेरे साथ है। क्या तुमने भी कभी उनकी ज़रूरतों, आवश्यकताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल किया है? मैं जितने दिन तक तुम्हारे घर रहा, मैंने मेरे और उनके प्रति तुम्हारे व्यवहार में ज़मीन आसमान का अंतर महसूस किया था। तुम छोटी छोटी बातों में उनकी जितनी अवमानना करती हो, उसे देखकर तो मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। हम लोगों ने तो तुम बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। एक बात और कहूँ, तुम्हारे और विवेक के बाबूजी के प्रति ऐसे आचरण को देखकर नन्हे से अक्षत के हृदय पर क्या बीतती होगी? क्या कभी तुम लोगों ने जानने की कोशिश की? अक्षत ने ही मुझे बताया कि तुम लोग जिस तरह उनका अपमान करते हो, उसे बहुत बुरा लगता है। वो भले ही तुमसे डर कर तुम्हारे सामने कुछ न बोले, पर तुम लोगों के प्रति उसके मन में कितनी बुरी बातें पनपती है। वो मुझसे कहता है कि वो भी बड़ा होकर तुम लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तभी तुम लोगों को पता चलेगा कि बड़ों की भावनाओं को आहत करना कितना दुख होता है। इस समय बच्चों के मन की कच्ची मिट्टी पर जो भी लकीरें बन जाती हैं, वो जीवन भर नहीं मिट पाती। हाँ, एक बात और है, तुम मुझे तो आने वाले समय के लिए अपनी एफडी को बचाकर रखने की सलाह देती हो। फिर तुम लोग अपने बाबूजी से कैसे उम्मीद करते हो कि वे भी अपना एकमात्र सुरक्षा कवच, अपना मकान तुम लोगों को सौंपकर तुम्हारे मोहताज हो जाएं। बस अंत में इतना ही कहूँगा कि काश तुम मेरे प्रति जितनी सहृदय और उदार हो, उसका एक अंश भी अपने ससुर जी के प्रति होती तो मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं होती। बाबूजी की बातें सुनकर
अर्चना का मन बहुत ही बोझिल हो गया था। वो चुपचाप वहाँ से उठ गई। दूसरे दिन वो अक्षत के साथ वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। भागती ट्रेन के साथ रास्ते भर उसके विचारों की उथल पुथल थी। जब वो घर पहुंची तो उसका मन स्थिर हो गया था। घर पहुंचकर उसने अपने पहुंचने की सूचना बाबूजी को दे दी थी। उन लोगों के जाने के 3-4 दिन बाद जब अक्षत का अपने नाना जी के पास फ़ोन आया तो वह बहुत ही खुश लग रहा था। उसने कहा, नाना जी, आपने तो मेरी मम्मी पर जादू कर दिया। सच, वे एकदम ही बदल गई हैं। अब वे दादाजी से बहुत अच्छे से बात करती हैं और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो दादाजी से ही बात कर लें। कहते हुए उसने फ़ोन अपने दादाजी को पकड़ा दिया था। समधी जी, आपने तो मेरी बहू को मेरी बेटी बनाकर भेज दिया। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आता। कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। नाना जी की आंखें भी नम हो गई थीं। अपनी योजना को सफलता मिलते देख उन्हें गहरा संतोष मिला था। उन्होंने तुरंत अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, बच्चों, तुम लोगों के सहयोग से अपने ड्रामा का सुखद अंत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज तुम चारों की सहायता के बिना भला मैं अपनी बेटी को सही रास्ते पर नहीं ला पाता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।